हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और आपके एनसीईआरटी और पेडागोजी दोनों के क्वेश्चन आपके मिक्स रहेंगे इस क्लास में। और ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है जो बना है। अब आपको ये बताना है बेटा कि जो भरली वांगी है ये किससे बना है। ये एक व्यंजन है और ये किससे बना है। तो पहला ऑप्शन है आपका छोटे छोटे भरवा बैगन से। दूसरा है सादा दाल का दम पुख्त ताजी पोम्फ्रेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन, आलू गोभी और टमाटर की करी। तो बेटा ये जो भरली वांगी है ये क्या है, छोटे छोटे भरवा बैंगन से ये बना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भरली वांगी जो व्यंजन है बेटा वो कैसे बनता है, छोटे छोटे भरवा बैंगन से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा अब आपको बताना है कि जो पक्षियों के पंख होते हैं वो किस किस चीज में सहायता करते हैं। विभिन्न प्रकार का भोजन बनाने में। तो बेटा क्या पंख जो है वो भोजन बनाने में सहायता करते हैं? नहीं, ये तो गलत हो गया आपका। उन्हें गर्म रखते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो पक्षियों के पंख होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें गर्म रखते हैं। विभिन्न प्रकार से चलने में। तो बेटा क्या पक्षी अपने पंखों से चलते हैं? नहीं, ये भी गलत हो गया। उन्हें जलसह बनाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आपके दो ऑप्शन गलत हो गए, दो करेक्ट हैं। बी और डी आपका करेक्ट होता है। तो कहा है ऑप्शन नंबर 2, बी एंड डी, ये क्या है आपका करेक्ट हो जाता है कि जो पक्षियों के पंख होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें गर्म रखते हैं और उन्हें जल सह बनाते हैं। तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। फूलों की पहचान कीजिए। अब फूलों के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है। अगर आपने एनसीईआरटी की जो मैंने क्लास कराई हुई है आपको ईवीएस की वो नहीं देखी है तो आप उन्हें जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, है ना। तो चलिए, फूलों की पहचान कीजिए। केवल रात में ही खिलता है, ये भी मैंने आपको करा रखा है, सारी चीजें कराई हुई है। औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, रंगाई के काम में लाया जाता है, पूरे वर्ष भर खिलता है। तो ये चार बातें बताई गई हैं और आपको बतानी है ये कौन कौन से फूलों को लेकर के बताई गई हैं। जो केवल रात में ही खिलता है, ठीक है, औषधि बनाने के काम आता है, रंगाई में जो है काम में लाया जाता है और पूरे वर्ष खिलता है। चलिए तो पढ़ते हैं इसमें। पहला क्या है ऑप्शन आपका, गुड़हल, गेंदा, गुलाब और धतूरल। दूसरा क्या है, रात की रानी, चमेली, रात की रानी, गुड़हल, गेंदा, गुलाब। तीसरा ऑप्शन है आपका चमेली, गुलाब, धतूरा, गुलदाउदी, है ना। फोर्थ ऑप्शन है आपका बिंका, धतूरा, गुलाब और गुलदाउदी। तो बेटा इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक साथ समूह, जो हाथी का एक समूह है उसे झुंड कहते हैं, उसमें रहते हैं। तो जो हाथी हैं वो कैसे रहते हैं, झुंड में रहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और जो हाथियों का झुंड होता है उसमें हथनियां और उनके बच्चे ही होते हैं। जो नर हाथी होता है वो क्या होता है, वो झुंड से अलग रहता है। 14 या 15 वर्ष की का जब वो होता है तो वो क्या करता है, नर हाथी झुंड को छोड़ देता है ना। चलिए, तो जो हाथी का एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है, बिल्कुल बात ठीक है ना। हाथियों की झुंड में केवल हथनियां और उनके बच्चे ही होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो हाथियों का झुंड होता है बेटा उसमें हथनियां और उनके बच्चे ही होते हैं। जो नर हाथी होता है वो 14 या 15 वर्ष की आयु में जब हो जाता है, 14 या 15 वर्ष का हो जाता है तो वो क्या करता है, झुंड को छोड़ देता है। ठीक है, तो ए और बी बिल्कुल ठीक है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां और
जो है अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं? नहीं। हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं, तो इनकी संख्या भी फिक्स होती है। कितनी? 10 से 12 हथनियां होंगी और उनके बच्चे होंगे। ऐसा नहीं कि कितने भी हो ना, ये गलत है बिल्कुल आपका। तो ये संख्या याद रखेंगे आप कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनियां होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या है? हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं, उसके पश्चात वे झुंड छोड़कर अलग हो जाते हैं। नहीं, ये भी गलत है। जो हाथी है बेटा वो 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहता है, उसके पश्चात क्या होता है? वो अपना झुंड छोड़कर, है ना, चला जाता है, वो झुंड में नहीं रहता है। तो जो हाथी होता है बेटा वो 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहता है, उसके पश्चात क्या होता है? वो अपने झुंड को छोड़ देता है ना, तो झुंड में वो नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 4 से 5, तो ये भी गलत हो गया आपका, है ना। चलिए, तो आपका ए और बी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट होगा, सी और डी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और बी, है ना, केवल ए और बी, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। कांसा जो है 2 धातुओं का मिश्रण है, और ये 2 धातुएं कौन कौन सी हैं? जो कांसा है जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, वो 2 धातुओं का मिश्रण है। वो 2 धातुएं कौन सी हैं जिनसे मिलकर ये बनता है? तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, तांबा और लोहा, एल्यूमिनियम और टिन। तो जो बेटा कांसा होता है वो किससे बनता है? तांबा और टिन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, तांबा और टिन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? अब पोर्टफोलियो बनाने का अच्छा तरीका क्या है बेटा? पहला ऑप्शन है, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। एक विशिष्ट कारण के आधार पर, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। नहीं, सभी वस्तुओं का चयन नहीं करेंगे, ये गलत है। शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि शिक्षार्थी से क्या, कि अपने काम का चयन करे, उसको पोर्टफोलियो में शामिल करे। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों को विभिन्न स्तरों को जो है इकट्ठा करना। तो एक निश्चित जो एक समय अवधि में शिक्षार्थी के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना, ये भी ठीक है। तो आपका ए, सी और डी करेक्ट हो जाएगा, है ना, और बी आपका गलत हो जाएगा इसमें। तो ए, सी एंड डी आपका करेक्ट होगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4, ए, सी एंड डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब हाथी के बारे में जो सही कथन है वो बताना है आपको। हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो हाथी होते हैं वो दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से भी अधिक पत्तियां और टहनियां खा सकता है। ये गलत है बेटा। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम, कितना? 100 किलोग्राम से भी अधिक पत्तियों और टहनियों को खा सकता है। तो बी तो आपका गलत हो गया। उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है क्योंकि कीचड़ जो है वो उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जो हाथी होते हैं बेटा उनको कीचड़ से खेलना पसंद होता है। क्यों पसंद होता है? क्योंकि जो कीचड़ होता है वो उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। हाथी के झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जो हाथिनियों का जो झुंड होता है उसमें जो सबसे बड़ी मादा हाथी होती है वही क्या होती है? झुंड की नेता होती है और सब कुछ वही तय करती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन गलत है, बाकी ए, सी और डी करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए, सी, डी, ये है ना, ए, सी, डी, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। बी आपका गलत है ना। तो बी यहाँ भी है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ए, सी एंड डी, है ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। अब जो ग्रामीण क्षेत्र है बेटा वहां पर गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। तो क्यों? उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए,
खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, या फिर कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा बेटा। क्यों किया जाता है ऐसा? ताकि कीड़ों को दूर रखा जा सके। तो कीड़ों को दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। जिस परिवार में माता पिता, एक बच्चा और उसके चाचा रहते हैं। अब बेटा आप इसको अच्छे से मैंने समझाया था आपको, अगर आपने वो क्लास देखी है या आपको याद है, वह किस प्रकार के परिवार का उदाहरण है। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि माता पिता और उनका बच्चा, है ना। अब यहाँ पर क्या दिया है कि माता पिता, एक बच्चा और उसके चाचा, है ना। मैंने आपको दो तरीके से समझाया था कि या तो क्वेश्चन में आपको दिखेगा माता पिता और बच्चा रहता है, या फिर माता पिता और अविवाहित बच्चा। तो ये फैमिली कौन सी होती है? एकल परिवार होता है, जिसमें माता पिता और उनका बच्चा होता है। या फिर वो ऐसे पूछे कि माता है, पिता है और अविवाहित बच्चा है, तो वो कौन सा परिवार है? वो एकल परिवार है। फिर मैंने आपको क्या समझाया था कि इनसे अलग अगर किसी भी एक सदस्य को उसमें ऐड कर दिया जाता है तो वो परिवार संयुक्त परिवार बन जाता है। माता पिता और बच्चा, अब उसमें किसको ऐड किया उन्होंने? चाचा को। तो क्या हो गया? माता पिता बच्चा से अलग एक सदस्य ऐड हो गया ना, तो वो क्या बन गया? संयुक्त परिवार का उदाहरण है ये, एकल परिवार ये नहीं है, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? ये संयुक्त परिवार का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? रामा एक बच्चा है, वो क्या करता है? अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा, या फिर ध्वनि ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, मांसपेशियों की ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है वो? मांसपेशियों की ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। जो पर्यावरण अध्ययन है बेटा, इसकी प्रकृति कैसी है? क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक है, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है, संज्ञा और क्रिया दोनों है, ना तो संज्ञा है और ना ही क्रिया है। तो जो आपका पर्यावरण अध्ययन है बेटा, जो आपका ईवीएस है, इसकी प्रकृति कैसी है बेटा? ये संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है ना। इसमें कितनी एक्टिविटीज कराई जाती हैं? तो क्या है ये? क्रिया अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब खेजड़ी वृक्ष के बारे में मैंने पढ़ाया है आपको। खेजड़ी वृक्ष के बारे में आप बताइए कौन कौन सी बातें सही हैं। तो यह वृक्ष जो है मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो खेजड़ी वृक्ष है ये कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। आपको पूरी कहानी भी मैंने सुनाई थी, है ना, अमृता देवी बिश्नोई की, अगर आपको याद है बेटा। तो पूरी कहानी सुनाई थी कि कैसे उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए क्या किया था? अपनी जान दे दी थी, है ना। और वो पेड़ों से दोस्ती कर रखी थी उन्होंने, और वो पेड़ों से बातें करती थी, है ना। तो क्या है कि ये खेजड़ी जो वृक्ष है ये कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे क्या है? इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इस वृक्ष को बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जो इसकी छाल है वो दवाई बनाने के काम आती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जो इस पेड़ की छाल है वो दवाई बनाने के काम आती है। और इस पेड़ की जो लकड़ी होती है बेटा, उसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आगे क्या दे रखा है? इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतला पाइप डालकर पीते हैं, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है बेटा। वो पेड़ कौन सा है जिसके तने में पानी एकत्र होता है? डेजर्ट ओक। और वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये तो इसकी खेजड़ी की विशेषता तो ये नहीं होगी ना। ये किसकी विशेषता है? कि तने में पानी पाया जाता है और लोग जो है पतला पाइप डालकर पानी पीते हैं, ये बात तो डेजर्ट ओक के लिए है। और डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये ऑप्शन क्या है? यह वृक्ष जो है छायादार नहीं है, ये भी गलत है।
ये जो खेजड़ी वृक्ष है बेटा, ये छायादार होता है, इसकी छाया में लोग बैठते हैं। इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वहां के जानवर खाते हैं, और इस पेड़ पे जो फलियां लगती हैं उसकी सब्जी बना करके खाई जाती है। तो बेटा डी और ई आपके गलत हो गए, बाकी ए बी सी आपके सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ए बी और सी ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया, ए बी एंड सी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है। जब भी क्वेश्चन में आपका नहीं पूछा जाता ना बेटा, तो हमें बहुत ध्यान देना होता है ना। तो देखो बेटा, पर्यावरण अध्ययन के उपागम से संबंधित नहीं है। एकीकृत है आपका पहला ऑप्शन, दूसरा है परिक्रिया, तीसरा है निरंकुश, या फिर वैचारिक धारणात्मक, है ना। तो आप बताइए इसमें से कौन सा संबंधित नहीं होगा। तो नेगेटिव एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी निरंकुश, है ना। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया है बेटा। तो गलत क्या है, ऑप्शन नंबर सी गलत है आपका, निरंकुश। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से नहीं पूछा गया था आपको, तो उसके उपागम से संबंधित, उपागम शिक्षण से संबंधित नहीं है। पर्यावरण के अध्ययन शिक्षण से संबंधित कौन सा उपागम नहीं है बेटा, तो निरंकुश इसमें नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मिलान कीजिए, है ना। अब यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है बेटा, है ना। तो यहाँ पर कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं, और वहां पर जो पसंद किया जाता है जो फूड, उसके नाम दिए गए हैं। चलिए मैचिंग करते हैं इसकी। हांगकांग, तो हांगकांग के लोग क्या खाते हैं बेटा, पका हुआ सांप खाते हैं। और इस डिश का नाम क्या है, लिंग हू फेन। जो हांगकांग में लोग जो पका हुआ सांप खाते हैं बेटा, उस डिश का नाम क्या है, लिंग हू फेन। तो पहले का तो पांचवा हो जाएगा। अब पहले का पांचवा यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, पर ये ऑप्शन आपका अलग हो गया, है ना। तो पहले का तो पांचवा तीन हो जगह है। दूसरा क्या है ऑप्शन आपका, केरल। तो केरल के लोग क्या खाते हैं बेटा, उबला हुआ टेपियोका किसी भी करी के साथ। क्या खाते हैं, उबला हुआ टेपियोका किसी भी करी के साथ। तो बी का 1 हो जाएगा आपका। बी का 1 कहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, है ना। तो कहाँ है, यहाँ पर है। सी क्या दे रखा है आपका, कश्मीर। कश्मीर के लोग क्या करते हैं बेटा, सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। तो सी का 2 ये रहा। कश्मीर के लोग क्या करते हैं बेटा, सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। तो ये सही हो गया आपका, है ना। नेक्स्ट है आपका गोवा। तो गोवा के लोग जो है बेटा, नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाते हैं। तो डी का 3 हो गया। तो पहले का पांचवा हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी का सेकंड हो गया, डी का थर्ड हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जो हांगकांग के लोग हैं बेटा, वो पका हुआ सांप खाना पसंद करते हैं, और उसका क्या नाम है, लिंग हू फेन। उस डिश का नाम क्या है, लिंग हू फेन। जो केरल के लोग होते हैं, वो उबला हुआ टेपियोका किसी भी करी के साथ खाना पसंद करते हैं। जो कश्मीर के लोग होते हैं बेटा, वो सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। और जो गोवा के लोग होते हैं बेटा, वो नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य पूछे गए बेटा। जम्मू कश्मीर कहाँ है आपका मैप में, यहाँ पे है, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, जम्मू कश्मीर। तो आप ऑप्शन देखिए, है ना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये है हिमाचल प्रदेश आपका, और ये है आपका पंजाब, है ना। तो पहले ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन क्या है बेटा, उत्तर प्रदेश, है ना। चलिए सारे चेक कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ है बेटा आपका, यहाँ पे है। उत्तर प्रदेश तो ये है यहाँ पे, और जम्मू कश्मीर यहाँ पे। तो ये तो गलत हो गया ना आपका। ऐसे क्या है, उत्तराखंड और राजस्थान। उत्तराखंड कहाँ है बेटा आपका, उत्तराखंड यहाँ पे है। और राजस्थान कहाँ है आपका, राजस्थान यहाँ पे है। तो ये भी गलत हो गया, है ना। फिर क्या है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ, उत्तराखंड यहाँ है, लेकिन पंजाब इससे पहले है। तो क्या हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो यहीं पर हमने अपने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।